जानकी नाम की एक बुढ़िया भिखारन रोज मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती थी। जो भी आता कुछ न कुछ उसके कटोरे में डाल देता। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास थोड़े बहुत पैसे ही थे। वही लेकर वैद्य जी के पास दवा लेने गई। वहाँ से आई तो उसमें इतनी भी ताकत न थी कि घर तक आ सके। वह धीरे धीरे चल रही थी, तभी उसे ठोकर लग जाती है। वह गिर पड़ती है। उसी समय उधर से बिरजू नाम का एक लड़का, जो अपनी भेड़ें चराकर जंगल से लौट रहा था, उसने जानकी को सहारा देकर उठाया और बोला, दादी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जानकी ने कहा, शायद घुटने छिल गए हैं, चक्कर आ गया था। बिरजू ने उसे एक लाठी पकड़ाते हुए कहा, दादी, ये लाठी मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी, तुम रख लो, मैं अपने लिए दूसरी ले आऊंगा। उसने जानकी को सहारा देकर उसके घर तक छोड़ दिया। वह बहुत खुश हुई। उसने बिरजू को बहुत आशीर्वाद दिया। उसके जाने के बाद उसने लाठी को जमीन पर रख दिया और वहीं बिस्तर पर आकर सो गई। थोड़ी देर में उसकी नींद खुली तो उसने देखा लाठी ठक ठक करते हुए उसके पास आकर बोली, तुम्हारे लिए खिचड़ी रखी है, खा लो। जानकी सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? ये लाठी बोल कैसे सकती है? उसने देखा तो सचमुच उसके पास गर्मा गर्म खिचड़ी रखी थी। वह उठ गई और खिचड़ी खाने लगी। खिचड़ी खाते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके भीतर बहुत ताकत आ गई। उसने सोचा, कमाल की है ये लाठी और उसकी दी हुई खिचड़ी भी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने घर की सफाई की और लाठी उठाकर अपना कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए जाने लगी। तब उसने सोचा, मैं भीख इसलिए मांगती हूँ कि मुझसे कोई काम नहीं होता। आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों न चलकर कोई काम ढूंढ लूं। वह लाठी टेकती हुई सड़क पर जा रही थी। तभी उसने देखा कि कुछ लोग तसले में मिट्टी ला लाकर सड़क पर फेंक रहे हैं। वह ठेकेदार के पास गई और बोली, बाबूजी, मुझे भी काम दे दो। ठेकेदार ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मिट्टी उठा पाओगी? जानकी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठेकेदार ने उसे एक तसला दे दिया। जानकी के पास तो न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि जब तक और लोग एक तसला मिट्टी फेंकते, तब तक वह 3 बार मिट्टी फेंक रही थी। वह खुद अपने ऊपर हैरान थी। शाम को ठेकेदार ने जानकी को मजदूरी के पैसे देते हुए कहा, अम्मा, कल भी आ जाना। जानकी पैसे लेकर लाठी ठकठकाती हुई घर आ गई। लाठी को एक कोने में टिकाकर वह मुंह हाथ धोकर बैठी थी कि लाठी ठक ठक करती हुई आई और बोली, आज तो तुमने बहुत मेहनत की है ना, चलो अच्छा अच्छा खाना खा लो। उसके सामने तरह तरह के पकवानों की थाली आ गई। जानकी ने झटपट सारे पकवान खा लिए। फिर लाठी को हाथ में लेकर बोली, लाठी लाठी, सच बताओ, तुम कौन हो? लाठी छिटक कर दूर जाकर खड़ी हुई और बोली, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो मेरी कहानी। मैं एक साधारण सी लाठी हूँ। मुझे एक जादूगर ने जादुई लाठी बना दिया, लेकिन वह मेरा गलत फायदा उठाने लगा। वह जब किसी के ऊपर नाराज होता तो मुझे आदेश देता कि इसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। मुझ में जादुई शक्तियाँ थी, इसीलिए एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना इसी को पीट पीट कर अधमरा कर दूं। यह मुझसे निर्दोष लोगों को पिटवाता है और मैंने उसे अधमरा कर दिया। मैं उसको छोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि तभी बिरजू ने मुझे देख लिया और मैं तुम्हारे पास आ गई। जानकी बोली, तुमने बिरजू की कोई मदद क्यों नहीं की? वह बोली, मैं उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया। जानकी ने कहा, तुम मेरा बुढ़ापा खत्म कर दो। उसके इतना कहते ही जानकी के पूरे शरीर में झंझनाहट सी हुई और अपनी उम्र से 30 साल पीछे चली गई। अपने शरीर को देखकर वह फूली नहीं समाई। उसने कहा, अब तो मैं पहले जैसी स्वस्थ हो गई। अब मैं कोई भी काम करके अपना और दूसरों का पेट पाल लूंगी। तुमने मेरी काया ही पलट दी। लाठी बोली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जानकी ने कहा, मुझे इतना धन दे दो
कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जा पाए, मैं सबकी मदद कर पाऊं। मेरे साथ जो भीख मांगने बैठते थे, मैंने देखा है वो कितनी जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। मैं उन सब के लिए एक आश्रम बनाऊंगी जहाँ सब कुछ न कुछ काम करके अपनी जीविका चला सके। लाठी ठक ठक करती हुई उसके पास आई और बोली, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तभी जानकी ने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया है और ढेर सारे नौकर चाकर हवेली में अपने अपने काम में लगे हैं। जानकी उठी, लाठी हाथ में पकड़ी और कहा, अब चलो, जहाँ मैं भीख मांगने जाती थी वहाँ लेकर चलती हूँ। जानकी जब वहाँ पहुँची तब सभी भिखारियों ने कहा, अब से सब लोग मेरी हवेली में रहेंगे, किसी को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। सब उसके पीछे पीछे हवेली आ जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। जानकी ने सबसे कह दिया, अब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई भीख नहीं मांगेगा। अब उस हवेली का नाम जानकी आश्रय हो गया था। उस हवेली के लोगों के लिए जानकी ने सिलाई मशीन, कारीगरी का सामान और बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई। बिरजू सब काम करवाने में जानकी की पूरी मदद करता था। सबको अच्छी तनख्वाह मिलती थी। जादुई लाठी ने सबका जीवन बदल दिया। जादुई कौवा। करण बड़े ही दुख मन से घर की तरफ लौट रहा था। आज उसे कोई भी काम नहीं मिला। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए एक आम के पेड़ के पास पहुंच गया और तोड़कर आम खाने लगा। उसके कानों में कुछ आवाजें आने लगी और उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में कुछ बोल रहे थे। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। वहाँ पेड़ के ऊपर एक पतंग के मांझे में फंसा हुआ एक कौवा लटक रहा था। वह बार बार पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन मुक्त नहीं हो सका। अरे ये कौवा आज सुबह से इस पतंग के मांझे से फंसकर लटका हुआ है। अब इसका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये इस बंधन से निकल भी नहीं पाएगा और ऐसे ही मर जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये बेचारा भी हमारी तरह ही एक जीव है, इसे भी जीने का हक है। मैं इसे बचा लूंगा। अरे करण, एक कौवे के लिए क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है? वो बड़ी पतली डाली से लगे हुए मांझे में फंसा हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कौवे को बचा लिया जाए। करण आगे बढ़ा और पेड़ पर चढ़ता चला गया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि पतली डाली पर चढ़ना यानी खतरे को मोल लेना है। वह मांझे की तरफ बढ़ रहा था कि उसके पैर में चोट आ गई। उसने मांझे को पकड़ा और अपनी तरफ लेकर उसे ऊपर से तोड़कर कौवे को लेकर नीचे उतर आया। अरे वाह करण, आखिरकार तुमने इस कौवे को बचाकर ही दम लिया। अरे तुम्हारे पैर में तो चोट लग गई, खून भी आ रहा है। मुझे चोट के दर्द की परवाह नहीं है। सबसे बड़ी खुशी इस कौवे को बचाने में हुई है। मुझे दया आ गई थी और मैं इस कौवे को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इसे थोड़ा पानी पिलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा और फिर ये उड़ने के लिए आजाद हो जाएगा। करण उस कौवे को आम खिलाकर और पानी पिलाकर उड़ाने के लिए तैयार हो गया। कौवा करण के जख्म के पास चोंच ले गया और चमत्कार हुआ। जख्म और दर्द दोनों चले गए। अरे मेरा जख्म और दर्द दोनों गायब। कमाल हो गया। अब तुम आराम से उड़कर आजादी का आनंद लो। उड़ते समय चारों तरफ सावधानी से देखकर उड़ना। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उस पेड़ पर सवेरे से लटका हुआ था। सभी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मैं तो जिंदगी की आशा छोड़ चुका था। आपने मुझे बचा लिया। मैंने अपना काम किया। तुम्हें बचाने के बाद मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो इस दुनिया में अकेला ही था। मेरे साथ कुछ जीव जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे जुड़ जाओ, दोस्त बन जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। आज से आपकी और मेरी पक्की दोस्ती। अच्छा ये बताइए कि
आप आज कहाँ गए थे? ऐसा है दोस्त, मेरा काम है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। मेरा मतलब रोज काम करता हूँ, 2 पैसे मिलते हैं। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन मामला फटे हाल रहता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें बचाकर मैंने एक अच्छा काम किया। मुझे दुआ भी मिली और दोस्त भी मिल गया। मेरे होते हुए मेरा दोस्त फटे हाल कैसे रह सकता है? आपने सुबह से खाना नहीं खाया। यहाँ नीचे बैठिए, पेट पूजा भी हो जाए। कौवे ने अपनी चोंच उठाकर हवा में देखा और जैसे ही सर नीचे किया, भोजन की सजी हुई स्वादिष्ट व्यंजनों की 2 छोटी बड़ी थाली सामने आ गई। करण की आश्चर्य मिश्रित खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों अपनी अपनी थाली का भोजन बड़े प्रेम से करने लगे। मेरे दोस्त यहीं रुको, मैं जल्दी ही लौटूंगा। कौवा उड़ा और बहुत दूर चला गया। करण ने आज अपने जीवन में यह नया चमत्कार देखा था। इतना स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार ही किया था। उसने आकाश की तरफ देखा तो उसका मित्र कौवा तेजी से अपने मुंह में एक पत्थर लिए हुए उड़ता चला आ रहा था। आओ दोस्त, आज तुमने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया। ये पत्थर क्यों लेकर आए हो? दोस्त अभी बताता हूँ, वो दूर पड़ा हुआ लोहा लेकर आओ। करण वह लोहा लेकर आ गया। अब इस पत्थर का लोहे से स्पर्श कराओ। करण ने जैसे ही पत्थर को लोहे पर रखा तो चमत्कार हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूरा लोहा सोना बन गया। अरे दोस्त, ये तो जैसे जादू हो गया, कमाल हो गया। हाँ, अब मेरा दोस्त मालामाल हो गया। अब इस पत्थर को अपने पास संभाल कर रख लो और जब चाहो इसके कमाल से सोना बना लो। चलो, मैं आपके घर भी चलता हूँ। दोनों घर पर पहुँच गए। वहाँ एक कुत्ता शेरू, बंदर चीकू जैसे करण का इंतजार ही कर रहे थे। दोनों पास आ गए। कौवे ने फिर चोंच ऊपर की और खाना आ गया। शेरू और चीकू प्यार से खाने लगे। शेरू और चीकू, तुमने इतना कमाल तो देख ही लिया। इनका नाम मैंने आज से जादू रख दिया है। ये जादू भी हमारे पक्के दोस्त बन गए हैं। चीकू, कुछ लोहे की चीजें लेकर आओ। चीकू कुछ लोहे की चीजें लेकर हाजिर हुआ। उसके पीछे शेरू भी आ गया। करण ने चमत्कारी पत्थर को लोहे की चीजों से स्पर्श कराया और वे सब सोने में बदल गए। करण ने सोने की मदद से धन इकट्ठा किया और अपने लिए ढंग का एक घर बनवाया और कुछ खेती बाड़ी खरीद ली। सभी लोगों के लिए अच्छा सिंचाई का साधन, विद्यालय, हॉस्पिटल इत्यादि बनवाए। जादू मेरे दोस्त, अब मैं अपने खेतों में अन्न उपजाऊंगा। तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मैं मेहनत करके उन्नति की राह बनाऊंगा। जहाँ अति आवश्यक होगा वहीं जादुई पत्थर का उपयोग करूंगा। एक दिन गांव के एक बदमाश व्यक्ति मगरू ने करण के जादुई पत्थर का कमाल देख लिया। वह रात को छिपकर करण के घर पहुंचा। उसके हाथ में चाकू था। चीकू बंदर उसे देख रहा था। मगरू की नजर पत्थर पर पड़ी और उसने झपट कर उसे उठा लिया और उसे लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। शेरू बढ़कर उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन चीकू ने उसे रोक लिया। करण सवेरे उठा और उसने देखा जादुई पत्थर गायब है। अरे चीकू, शेरू, तुम लोगों का यहाँ रहकर क्या फायदा हुआ? मेरा जादुई पत्थर चोरी हो गया और तुम लोग देखते रह गए। करण इधर उधर चलकर परेशान होने लगा। जादुई कौवा भी आ गया। करण मेरे दोस्त, हमने बदमाश मंगरू को पत्थर ले जाते हुए देखा, लेकिन नहीं रोका। उसके हाथ में चाकू भी था। ये सही नहीं हुआ। वो जादुई पत्थर गलत आदमी के हाथ में लग गया। मंगरू पत्थर तो ले गया, लेकिन असली जादुई पत्थर तो मेरे पास है। मैंने ही पत्थर को बदल दिया था। ये लो, असली जादुई पत्थर यहाँ है। करण हंसने लगा। सभी दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। नैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। किसी तरह से नैना को पढ़ा रहे थे। उसने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप के पैसे मिले तो उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम,
मुझे बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पैसे ना देकर एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। मैं आपके लिए भी कुछ कपड़े बना दूंगी। वो खुश हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे ज़हीन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने ये फंड बनाया है। दूसरे दिन इतवार था। दोपहर को ही नैना के घर सिलाई मशीन पहुंच गई। नैना ने मशीन खोलकर देखा। उसने अपनी सहेली प्रभा की मशीन पर पहले भी सिलाई की थी, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी। उसने सबसे पहले अपनी मशीन के लिए एक कवर सिलाया और मशीन ढककर रख दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेली मधु और सभी लड़कियों से कह दिया, तुम लोग अपने कपड़े अब मुझसे ही सिलवाने के लिए आना। वह घर आई तो सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। उसने अपनी माँ की गुलाबी पुरानी साड़ी से अपने लिए एक गाउन सिला। उसे पहनकर देख रही थी कि तभी आकाश काले मेघों से भर गया और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। घर में माँ भी नहीं थी। तभी उसे लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने तुरंत अपने कपड़े बदलकर दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत बूढ़ी औरत भीगी हुई उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, कौन है आप और क्या चाहिए? उसने कहा, मैंने तुम्हारे घर से रोशनी आते देखा तो इधर चली आई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। नैना उसको अंदर ले आई। उसने कहा, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं जो मैं आपको बदलने के लिए दे दूं। अभी अभी मैंने माँ की साड़ी से नया गाउन सिला है। उसने कहा, कुछ भी दे दो, जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाएं, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। नैना ने उसे गुलाबी गाउन दे दिया। वह गुलाबी गाउन पहनकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो बेटी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए चाय लाई हूँ, ये लीजिए, चाय पीजिए। तब तक आपके कपड़े मैं प्रेस करके सुखा देती हूँ, आप आराम कीजिए। कपड़े सूख गए और वो पहनकर चली गई। उसके जाने के बाद ही उसकी कुछ सहेलियां अपने कपड़े लेकर सिलवाने आ गईं। उन्होंने जैसे ही वो गुलाबी गाउन देखा, सब हैरान हो गईं। मधु बोली, इतना सुंदर गाउन, इसे तूने सिला है? हैरान तो नैना भी थी, क्योंकि वह गाउन उस बूढ़ी औरत के पहनने के बाद बेहद खूबसूरत बन गया था। उसने कहा, हाँ मैंने सिला है। तीनों सहेलियों ने अपने कपड़े उसे सिलने के लिए दे दिए और चली गईं। नैना जब कपड़ों की कटाई करके सिलने बैठी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वह जैसे ही कपड़ा सिलने के लिए मशीन पर लगाती, पलक झपकते ही कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता। उसमें सुंदर सुंदर बटन, लेस, फ्रिल सब कुछ लग जाता। उसकी माँ आई तो बोली, अरे नैना, तब से सिलाई ही कर रही है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नैना बोली, माँ ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े सिल दिए। माँ ने कहा, वाह, इतनी जल्दी तुमने सारे कपड़े कैसे सिल लिए? और इतनी सुंदर लेस, बटन, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? नैना ने माँ को बुढ़िया के आने की पूरी बात बताई। उसने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने हमारा घर ही क्यों चुना। उसके जाते ही ये मशीन जादुई हो गई। माँ बोली, अब तो सारे लोग कपड़े यहीं सिलवाने आएंगे। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेलियों को उनके कपड़े दिखाए। सबने देखा और बोले, नैना, तेरे हाथों में इतना हुनर है, तूने पहले कभी नहीं बताया। शाम को हम तेरे घर आकर पैसे दे जाएंगे। नैना ने उन पैसों से एक रेशमी कपड़ा खरीदा और अपनी प्रिंसिपल के लिए एक गाउन काट कर रखा ही था कि वह भी बन गया। उसकी प्रिंसिपल ने जैसे ही गाउन देखा बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, नैना, अब से पूरे स्कूल की यूनिफॉर्म की सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही दिलवा दूंगी। नैना ने आकर माँ को बताया। माँ बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों में उसे स्कूल की यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो स्कूल से आकर सारे दिन पढ़ाई करती और रात में कपड़े काट कर रख देती। सुबह तक कपड़े तैयार हो जाते। 2 साल में उनके पास बहुत पैसे हो गए।
नैना के पिता ने एक घर खरीदा। यह बात उनके मोहल्ले में रहने वाले टेलर मास्टर बब्बन को किसी तरह हजम नहीं हो रही थी। एक तो मशीन से होने वाली उनकी इतनी अच्छी आमदनी और दूसरी नया घर। और यह बात तो सभी जानते थे कि जब से नैना को स्कूल से मशीन मिली है, उनके घर के हालात बहुत सुधर गए हैं। बब्बन के यहाँ के सारे ग्राहक नैना से ही कपड़े सिलवाने लगे थे। उसके पिता नए घर में सामान ले जाने के लिए एक ठेला ला रहे थे। ठेले पर सारा सामान जा चुका था, सिर्फ मशीन और थोड़ा सा सामान बचा था। नैना पहले ही नए घर में पहुंचकर सामान रखवा रही थी। बब्बन अपनी मोटरसाइकिल लेकर उनके घर के सामने खड़ा था। उसने कहा, अरे भाई लाओ, थोड़ा सामान मैं पहुंचा देता हूँ। यह कहकर मशीन अपनी मोटरसाइकिल पर रख लिया और लेकर अपने घर चला गया। नैना के घर अपनी मशीन रख दिया। सारा सामान लग गया था। नैना और उसका परिवार बहुत खुश था। सब थक गए थे। रात में जल्दी सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बब्बन अपनी मोटरसाइकिल पर मशीन लेकर आ गया और बोला, भाई मुझे माफ करना, मैं लालच में आ गया था। मैंने अपनी मशीन आपके यहाँ रख दिया था, लेकिन यह मशीन कल से ही बहुत नुकसान कर चुकी। मेरी पत्नी इससे सिलाई करने गई तो उसका सिर इसमें टकरा गया और उसको 4 टांके लगवाने पड़े। मेरा बेटा इसके ऊपर गिर पड़ा, उसका दांत टूट गया। मुझे भी सुबह से चक्कर आ रहे हैं। मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, चक्कर आने बंद हो गए। नैना ने अपनी मशीन ले ली और अपना काम करने चली गई। उन सब को इस बात का एहसास हो गया कि उस दिन उस बूढ़ी औरत की सेवा और देखभाल के कारण ही ये मशीन जादुई हुई है। वो जरूर कोई देवदूत रही होगी। इस मशीन का फायदा दूसरा और कोई नहीं उठा सकता। जादुई सिलाई मशीन पार्ट 2। नैना को सिलाई मशीन पर सिलाई करने से बहुत आमदनी होने लगी थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग की परीक्षा के लिए भी कोशिश करने लगी। मुझे समझ नहीं आता कि तेरे पास जादुई मशीन है, तुझे ये डिग्री लेने की क्या जरूरत है? माँ तुम जानती हो ना, ये मशीन भी धीरे धीरे पुरानी हो रही है। अगर खराब हो गई तो सारे ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए मुझे सिलाई सीखना बहुत जरूरी लग रहा है। और अगर बब्बन काका की तरह फिर किसी की नीयत खराब हो गई तो हर बार थोड़ी मशीन हमें बचाएगी। हाँ शायद तू ठीक कह रही है, पर बेटी तेरी शादी भी तो करानी है। हम कब तक तुम्हें घर में बिठाए रखेंगे? अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। पहली बार में ही उसका एडमिशन जाने माने फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में हो गया, वो भी उसी शहर में जहाँ वो रहती थी। नैना की क्लासेस शुरू हो गई थीं। एक दिन जब वह कॉलेज से वापस आने के लिए अपनी बस पकड़ने जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटी कुछ खाने को दे दो। नैना ने देखा वो कहीं से भिखारी तो नहीं लग रहा था, जरूर मुसीबत का मारा है। बाबा चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। वो उसके साथ एक समोसे और जलेबी की दुकान के सामने रुक गई और बोली, बाबा आपको क्या खाना है बताइए, मैं वही खरीद दूंगी। बेटी यह तो मैं कुछ नहीं खा सकता। 1 हफ्ते की बीमारी के बाद आज निकला हूँ। यह सब तो बहुत भारी होगा। ओह अच्छा, तो आप पैसे ही ले लीजिए और वो सामने वाली दुकान पर जाकर मौसमी का जूस पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं वहाँ जूस पीने नहीं जाऊंगा। अच्छा आप यहीं ठहरिए, मैं ही आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। वो 2 गिलास जूस लेकर आई तो बाबा की आंखों की चमक देखकर उसकी आंखें भर आईं। बाबा आपके घर में कौन कौन है? मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा एक ही बेटा था जिसका नाम आशीष है। कुछ सालों पहले उसने अपनी पढ़ाई के लिए घर गिरवी रखवा दिया। पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी जर्मनी में लग गई, लेकिन वो एक बार गया तो आया ही नहीं। कर्ज समय पर ना देने के कारण घर भी चला गया। मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं रह गया। उसने कहा था नौकरी मिलते ही घर छुड़ा लूंगा। 5 साल बीत गए। शुरू में तो पत्र आते थे,
पर पिछले 2 सालों से उसका एक भी पत्र नहीं आया। मैं मजबूरी में इधर उधर भटक रहा हूँ। नैना ने उसे सहारा दिया और कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगी। अब से आप हमारे साथ ही रहिएगा। नहीं बेटा, अगर वो कभी आ गया तो मुझे आसपास ही ढूंढेगा। जब उसने 5 सालों में आपकी खोज खबर नहीं ली तो अब क्या आएगा। आप चलिए, फिर भी मैं आपके पड़ोस में अपना पता लिखवा कर आ जाऊंगी। नैना ने एक ऑटो रोका और उसमें बाबा के साथ बैठकर घर आ गई। घर आकर नैना ने कहा, माँ देखो मैं आज किसे लेकर आई हूँ। ये कौन है? नैना ने माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ तू कहती थी ना क्या बड़ा काम करेगी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मैं ऐसे ही बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। हमारे घर के बाहर की तरफ कई कमरे हैं, मैं अभी सफाई करवा देती हूँ। आप उसी में रहिए और नहा धो लीजिए। आप नहा धोकर ये कपड़े पहन लीजिए, फिर नैना आपके लिए नए कपड़े सिला देगा। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से कपड़े ले लिए और वहीं जमीन पर बैठ गए। बाबा आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, वहाँ नहीं। अब आप हमारे घर के सदस्य की तरह हैं। मैं आपको कल ही डॉक्टर को दिखाकर लाऊंगी। बाबा को उनके कमरे में पहुँचाकर नैना अपनी माँ से बोली, माँ मैं तुझसे बिना पूछे बाबा को यहाँ लेकर आ गई। तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? नैना, एक समय था जब हम भी बहुत कम पैसों में अपना जीवन बिताने को मजबूर थे, पर तूने ही इस घर को इस अवस्था तक पहुंचाया है जब हम भी किसी की मदद कर सके। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। सब काम करने के बाद वो 2 घंटे मशीन पर सिलाई करने बैठ जाती थी। लेकिन उस दिन तो एक बड़ा चमत्कार हुआ। उसने बाबा के लिए एक कुर्ता पैजामा और जैकेट बनाने की सोची। तब तक कुर्ता पैजामा और जैकेट बनकर तैयार हो गया। वो भागी भागी माँ के पास आई। माँ ये मशीन तो कुछ ज्यादा ही जादुई हो गई है। अभी मैंने सिर्फ सोचा ही था कि बाबा के लिए कुर्ता पैजामा और जैकेट बना लूं, तब तक ये तैयार हो गया। एक बार कुछ और सोच ले। मैं एक खूबसूरत लहंगा, कुर्ती और दुपट्टा बनाने की सोच रही हूँ। आनन फानन में वो भी तैयार हो गया। माँ देख, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगा है, मैं पहनकर देखती हूँ। उसने लहंगा पहन लिया और फिर एक जादू हुआ। उस लहंगे के साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी उसके शरीर पर आ गई, वो भी सोने की। दोनों आश्चर्य के मारे खुशी से एक दूसरे से लिपट गईं। नैना, ये सब तेरी नेकियों का फल है बेटा। नैना अपने कॉलेज का काम करने लगी। इस पढ़ाई में बड़ा मजा आ रहा है। सिर्फ सिलाई कढ़ाई और डिजाइन ही प्रोजेक्ट होते हैं, वही तो मुझे चाहिए था। पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी रात में कर लूंगी। कॉलेज में बाहर से भी कोई आने वाला था। चल अब कुछ खाना बना लूं। बाबा के लिए बहुत ही हल्का खाना बनाना होगा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। नैना उनका खाना लेकर उनके कमरे में गई तो साथ में उनके कपड़े भी ले गई। आ जाओ बेटी। बाबा आपके लिए खिचड़ी लाई हूँ। 2-3 दिन आप हल्का खाना ही खाइए। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको आपके मनपसंद की चीजें खिलाऊंगी। और हाँ, ये कपड़े मैंने आपके लिए सिले हैं। आप कल यह पहनकर बाहर निकलिएगा। बेटी, ऊपर वाला तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे। नैना घर में चली गई। बाबूजी, कल तो मेरा कॉलेज है। आप बाबा को डॉक्टर के यहाँ दिखा दीजिएगा। दवाइयाँ मैं ले आऊंगी। ठीक है, कल मुझे भी दिखाना था, मैं भी चला जाऊंगा। मुझे अभी रात को भी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। दूसरे दिन वो कॉलेज गई तो उसकी प्रेजेंटेशन थी। उसका प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आया। नैना बहुत खुश थी। वो घर आई तो उसने देखा। नैना, बाबा की ये दवाइयाँ भी लानी होगी। बाबूजी, मैं अभी ले आती हूँ। आप लोगों ने खाना खाया? हाँ, हमने खा लिया, तू भी खाकर जाना। वो दवा लेकर आई। उसने अपने हाथों से बाबा को दवा खिलाकर सुला दिया। 1 हफ्ते में ही बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। नैला, मैं सोचता हूँ अब मैं भी कुछ काम करूँ। तुम्हारे बाबूजी के साथ बगीचे के पेड़ पौधों की देखभाल ही कर दिया करूँगा। बाबा, आपको कुछ भी नहीं करना है। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए तो माली है। बाबूजी तो खाली उनके साथ साथ लगे रहते हैं। आप कल से बाबूजी के साथ सुबह शाम सैर करने जाइए। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। 1 महीने में ही बाबा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो बाबूजी से उनकी खूब जमती थी।
दोनों बैठकर दुनिया भर की बातें करते थे। नैना कॉलेज से आने के बाद, माँ, बाबा के कमरे में ताला क्यों लगा है? कहाँ गए वो? हाँ, आज कोई लड़का आया था, उसने बाबा को एक चिट्ठी दी। उसके बाद वो दोनों चले गए। उन्होंने कहा था जाना बहुत जरूरी है, वरना बिटिया से मिले बिना नहीं जाता। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लगता है उनका बेटा वापस आ गया बाबा को लेने। माँ, मैं सोच रही हूँ कि हम एक बड़ा सा शोरूम किराए पर ले लें, जिसमें सिर्फ दूल्हे और दुल्हन की शादी के जोड़े रखें। क्या कहती हो? तू सबकी शादियों का इंतजाम करती रह, अपनी शादी का मत सोचना। अरे माँ, वो भी हो जाएगी। नैना ने कोशिश करके एक शोरूम भी खोल लिया। कुछ आदमी और लड़कियां दुकान पर रख लिए। रात भर खाली सोचती कैसा लहंगा बनाना है, और लहंगा बनकर तैयार हो जाता। वो सामान दुकान पर भिजवा कर कॉलेज चली जाती। शाम को दुकान पर बैठ जाती। एक दिन जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी थी। घर में आई तो देखा बाबा सूट बूट और टाई में बैठे थे। उसके पास ही एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। पापा, आप बिना मिले क्यों चले गए थे? बेटी, मुझे उस दिन जब चिट्ठी मिली थी तो उसमें उसी दिन की तारीख में मेरे बेटे आशीष के आने की खबर लिखी थी, इसीलिए मैं जल्दी में भागा था। नैना जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने बाबा को नई जिंदगी दी है। वो तो ठीक है, पर आप पिछले 2 साल से कहाँ गायब हो गए थे? अरे, मैं तो हमेशा बाबा को चिट्ठी लिखता था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि जिस आदमी को मैंने घर गिरवी रखा था उसने बाबा तक चिट्ठी पहुंचने ही नहीं दिया, ताकि हमारे घर पर वो कब्जा कर सके। आपको कभी संदेह भी नहीं हुआ कि बाबा क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? तभी तो मैं आ गया। उस व्यक्ति ने डाकिया को भी काफी पैसे दे दिए थे, ताकि वो बाबा की चिट्ठी भी पोस्ट ऑफिस से ही गायब कर दे। आप मुझे माफ कर दीजिए। अब तो हमने अपना घर भी छुड़ा लिया है और अब भारत में ही रहूंगा और अपने बाबा की सेवा करूंगा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मुझे तो यही चिट्ठी भी नहीं मिलती अगर वो डाकिया रिटायर ना हुआ होता। तब आशीष मुझे ढूंढते हुए भटकता ही रह जाता। हाँ, अच्छा चलिए, सब ठीक हो गया। अब खाना खाते हैं। सबने मिलकर खाना खाया। जाते समय, नैना, मुझसे शादी करेंगी? मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। आप विदेश से आए हैं, आप अपने गले में मेरी जैसी सीधी सादी लड़की क्यों बांध रहे हैं? आप जैसी सीधी साधी लड़की से ही शादी करने की मेरी इच्छा है। आपके माता पिता तैयार हैं, बस आपके ही हाँ करने की देरी है। नैना ने झट से हाँ कर दी। उसकी पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की शादी हो गई। उन्होंने मिलकर शोरूम को खूब आगे बढ़ाया। एक वृद्धाश्रम खोला जो सभी बेसहारा लोगों का आश्रय बना। नैना का शोरूम काफी मशहूर हो गया था। वो परिवार मदन लाल की आंखों की किरकिरी बन गया था। सुबह सुबह जब नैना बड़ी सी गाड़ी में शोरूम जाती तो देखने वाले देखते रह जाते। अब उसने मशीन शोरूम में एक अलग कमरे में रख दी, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन रात में शोरूम के गार्ड का फोन आता है। मैडम, जल्दी आइए, शोरूम में आग लग गई है। तुम पुलिस को फोन करो, हम अभी आते हैं। उसने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो लपटें उठ रही थीं। आशीष और नैना रो पड़े। सारे सपने मिट्टी में मिल गए। पता नहीं मशीन बची है या वो भी जल के खाक हो गई। नैना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। किसी तरह आग पर तो काबू पा लिया गया। जब थोड़ी देर बाद नैना उस कमरे में गई तो मशीन बिल्कुल सुरक्षित थी। ओह, मेरी जादुई मशीन बच गई। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। जाकर देखा तो मदन लाल बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ था। मुझे बचा लो बेटी, मैं स्वार्थ में आकर अंधा हो गया था। मैंने ही तुम्हारे शोरूम में आग लगाई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाऊंगा। मतलब? मैं सुबह से ही तुम्हारे शोरूम में छुपा हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने मशीन वाले कमरे में ही छिपा रहा। मैंने सोचा आग लगाकर भाग जाऊंगा, पर तुम्हारी इस मशीन ने मुझे ऐसा दबोच लिया कि निकल ही नहीं पाया। नैना ने मदन लाल को तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया। दूसरे दिन जब वो लोग शोरूम पहुँचे तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ जलने का कोई नामो निशान तक नहीं था। शोरूम जैसे का तैसा था।
आशीष, ये हमारी जादुई मशीन का कमाल है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मदन लाल 4-5 महीने बाद ठीक हो गया, लेकिन अब वो नैना और आशीष को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगा था। इस आदमी को देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। आशीष सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। अंत भला तो सब भला। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमाशीलता और धैर्य है ना, इसीलिए जादुई मशीन तुमको ही मिली। नैना की जिंदगी का मकसद पूरा करने में आशीष ने उसका पूरा साथ दिया। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। नैना को उसकी नेकियों की वजह से जादुई मशीन ने कहां से कहां पहुंचा दिया था।